नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम समास के बारे में बात कर चुके थे। समास की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी मैं आपको बता चुका था। समास क्या होता है, समास की क्या विशेषता होती है, किसे कहते हैं समास, ये सारी बातें हम पिछली कक्षा में कर चुके थे। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका था, शब्द संरचना की जो इकाई होती हैं वो चार होती हैं। एक तो संधि, एक समास, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। किसी भी शब्द का निर्माण होता है उसकी जो महत्वपूर्ण इकाई होती हैं वो ये चार होती हैं। उनमें संधि और समास पर हम चर्चा पिछली कक्षा तक कर चुके थे। अब जो हम आज बात करेंगे वो करेंगे उपसर्ग पर। तो सबसे पहले समझना इसमें उपसर्ग होता क्या है, किसे कहते हैं उपसर्ग, क्या अर्थ होता है उपसर्ग का। तो देखिए, शब्द संरचना की जो तीसरी इकाई है वो उपसर्ग है। तो सबसे पहले तो हम इस उपसर्ग शब्द की बात करेंगे कि इस शब्द का ही क्या अर्थ है उपसर्ग का। तो देखो, उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से? उप धन सर्ग, उप धन सर्ग। अब उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है या दो शब्दांशों से। इसमें एक तो शब्दांश है उप। विशेष ध्यान रखना, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। इनको शब्द नहीं शब्दांश कहते हैं। क्या अंतर होता है शब्द और शब्दांश में? शब्द पूरे अर्थ का बोध कराता है, उसका खुद का स्वतंत्र अर्थ होता है। शब्दांश का खुद का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़कर अपने अर्थ को व्यक्त करता है। इस शब्द का अर्थ खुद का होता है लेकिन प्रभाव नहीं होता इसका खुद का अकेले का। मान लो मैंने अकेला उप लिख दिया तो कोई इसका प्रभाव है क्या? कुछ नहीं है। जब ये किसी शब्द से जुड़ेगा तो अपना प्रभाव जमाएगा। तो उपसर्ग एक तो उप, मूल इसमें क्या है? उप शब्दांश है और सर्ग शब्द है। तो इसमें उप का अर्थ क्या होता है? उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है पास। उप का अर्थ क्या होता है? पास, सहायक या नीचे। और सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना या सृष्टि करना। सर्ग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना या सृष्टि करना। जुड़ना या सृष्टि करना। तो उपसर्ग किस किस से मिलके बना है? शब्दांश है इसमें, उप शब्द है इसमें, सर्ग। उप का अर्थ होता है पास, सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना। तो पास जुड़कर, अर्थात वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमने बात क्या करी? परिभाषा की। तो इसकी हम परिभाषा क्या बना सकते हैं? वे शब्दांश, शब्द नहीं है ये, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, अब आगे मत लिख देना, आगे का मतलब तो इसके आगे लिखेंगे वो आगे होता है। कई बार हम कर देते हैं ना, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर, आगे नहीं प्रारंभ में जुड़कर। तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में या पूर्व में के प्रारंभ में जुड़कर, प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या प्रभावित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। समझ में आया?
वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे समझना, जैसे ध्यान देना इसमें, जैसे मैंने कोई शब्द लिखा और शब्द क्या है, यहां हार है, शब्द लिया हार, और इस हार का अर्थ क्या होता है, जैसे हार शब्द का अर्थ होता है, जैसे हार शब्द का अर्थ होता है पराजय या गले का आभूषण। पराजय या गले का आभूषण। तो इस हार शब्द का अर्थ क्या है, पराजय या गले का आभूषण है। हार शब्द का अर्थ क्या है, पराजय या गले का आभूषण। अब इस हार शब्द के आगे मैं कहूं कि इस हार शब्द के प्रारंभ में हम कोई उपसर्ग जोड़ेंगे तो इस हार का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हो जाएगा। तो हार शब्द का अर्थ होता है पराजय अथवा गले का आभूषण। जब हार शब्द के साथ जब हार शब्द के साथ अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जब हार शब्द के साथ अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है तो अर्थ भी अलग अलग होता है। जब हार शब्द के साथ अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो जो हार शब्द का मूल अर्थ है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा, मूल अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे मैंने हार शब्द के साथ में उपसर्ग लिखा वी उपसर्ग है और हार इसमें क्या है, मूल शब्द है। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, विहार। और विहार का अर्थ क्या होता है, विहार का अर्थ होता है घूमना। तो हार शब्द का तो पराजय या गले का आभूषण था, लेकिन यहां तो इसका अर्थ ही बदल गया, पूरे अर्थ में ही बदलाव हो गया। क्या हो गया, विहार का अर्थ घूमना हो गया। इसी प्रकार जब मैंने हार शब्द के साथ सम उपसर्ग जोड़ा तो क्या हो गया, संहार हो गया। और संहार का मतलब होता है मारना। संहार का अर्थ क्या होता है, मारना। तो यहां तो पूरा अर्थ ही बदल गया। संहार का अर्थ क्या होता है, मारना होता है। विहार का अर्थ होता है घूमना, संहार का अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार सम जोड़ा, वी जोड़ा, इसी प्रकार मैंने इसके साथ में जोड़ दिया उपसर्ग। उप धन हार। जब हार शब्द के साथ मैंने उपसर्ग जोड़ा तो क्या बना, उपहार। और उपहार का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं उपहार। उपहार का अर्थ भेंट या नजराना भी होता है। उपहार का अर्थ क्या होता है, भेंट या नजराना भी होता है। तो कई अर्थों में आता है ये। तो यहां पर उपधनहार जोड़ा तो क्या बन गया, उपहार बन गया। और उपहार का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं उपहार। उपहार कहते हैं भेंट, नजराना, या मैं आपको कोई उपहार दूंगा, सौगात। उपहार का अर्थ क्या होता है,
सौगात होता है। हालांकि देखो ध्यान रखना एक बात का, भेंट और उपहार में अंतर होता है। उपहार किसको दिया जाता है? छोटों के लिए। भेंट दी जाती है बड़ों के लिए। तो ये सौगात है। तो उपहार का अर्थ क्या हो गया? सौगात हो गया। जब हार शब्द के साथ में वी अब उपसर्ग, दो उपसर्ग जोड़े और बाद में यहां आ गया हार, जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? व्यवहार बना। और व्यवहार का अर्थ क्या है? आचरण। व्यवहार का अर्थ क्या होता है? आचरण होता है। तो जब हार शब्द के साथ में वी और अव उपसर्ग का प्रयोग किया तो व्यवहार बना। व्यवहार का अर्थ होता है आचरण। आपका व्यवहार कैसा है? आपका आचरण कैसा है? तो विशेष ध्यान रखना इस बात का। व्यवहार, उपहार, ऐसे ही व्यवहार लिख दिया, व्यवहार लिख दिया, उपहार लिख दिया, व्यवहार लिख दिया। और भी समझो इसमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसे मैंने यहां लिखा प्रहार। हार शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग जोड़ दिया? प्र। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? प्रहार बना। और प्रहार का अर्थ क्या होता है? चोट करना। प्रहार का अर्थ क्या होता है? चोट करना होता है। प्रधनहार मिला के लिखा तो प्रहार, प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। ऐसे ही हार शब्द के आगे में उपसर्ग जोड़ देता हूं आ धनहार। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? आहार बनेगा। क्या बनेगा? आहार बनेगा। और आहार का अर्थ होता है भोजन। आधनहार, आहार, आहार का अर्थ होता है भोजन। तो हार शब्द के साथ जब आ उपसर्ग जोड़ा तो आहार बना। आहार का अर्थ होता है भोजन। इसी प्रकार और समझिए, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया उत प्लस हार। इसी प्रकार जैसे मैंने यहां लिखा उत धनहार, जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? उद्धार। उत्धनहार क्या बना? उद्धार। और उद्धार का अर्थ क्या होता है? मोक्ष या मुक्ति। कहते हैं ना उसका उद्धार हो गया, मेरा तो उद्धार हो गया। मतलब मोक्ष या मुक्ति। क्या होगा? मोक्ष या मुक्ति होगा। तो उत्धनहार, उद्धार, उद्धार का अर्थ होता है मोक्ष या मुक्ति। तो जब हार शब्द के साथ अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग किया तो अर्थ भी हर बार क्या आया? अलग अलग आया। प्रत्येक बार इसका अर्थ कैसे निकला? अलग निकला। तो आपको इस बात का समझ आ रहा होगा। वैसे ही मैं एक शब्द और लिख दूं, मान लो परिहार। धनहार मिला के लिखा तो क्या बना? परिहार बना। और परिहार का अर्थ क्या होता है? परिहार कहते हैं त्यागने को। कहते हैं ना उसका परिहार कर दिया। परिहार का अर्थ त्यागना भी होता है। और परिहार का अर्थ कह देते हैं परिहार को अनादर कर देना या किसी का तिरस्कार करना। तो परिहार का अर्थ त्यागना या तिरस्कार होता है। त्यागना या तिरस्कार होता है। तो यहां पर देखो एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि जो उपसर्ग होते हैं ये किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं। इसलिए इनको उपसर्ग कहते हैं। क्योंकि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? पास जुड़कर या उनके साथ जुड़कर अर्थ को प्रभावित करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया? उपसर्ग कहा गया। तो ये परिभाषा भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी
कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहां पर जब हमने हार शब्द का अर्थ निकाला तो हार का तो अर्थ पराजय या गले का आभूषण आ रहा था, लेकिन उपसर्ग ने इसके अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया, अर्थ को ही प्रभावित कर दिया। अब इसके अर्थ परिवर्तित के लिए भी 4 इकाई महत्वपूर्ण है। अर्थ परिवर्तन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो यहां तक समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आगे समझना इसमें इसकी जो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या होती हैं, ध्यान देना। अब देखो, उपसर्ग की 3 विशेषताएं या गतियां होती हैं। यहां लिख देता हूं, उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। उपसर्ग की 3 विशेषताएं, उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं इसे ध्यान से समझना। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं, वो 3 विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, विशेष ध्यान से समझना। सबसे पहली जो विशेषता होती है इसकी क्या होती है, ध्यान से समझना। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जो उपसर्ग होते हैं इसकी 3 विशेषताएं होती हैं, उसमें जो सबसे पहली विशेषता है वो क्या होती है, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। अब शब्द के अर्थ में नई विशेषता कैसे लाते हैं, इस बात को समझना ध्यान से। तो इसमें देखो, ध्यान देना, जैसे मैंने यहां लिखा जैसे प्रधन बल, क्या बना, प्रबल। अब बल और बल भी विशेष, तो विशेषता ला दी विशेष, तो यहां पर नई विशेषता ला दी। इसकी विशेषता क्या थी, बल, इसकी नई विशेषता और दे दी प्रबल और अधिक बल, अधिक बल। तो इसने उपसर्ग ने बल की नई विशेषता पैदा कर दी, क्या हो गया, प्रबल हो गया। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा प्रबल कहा, उसी प्रकार होता है। जैसे एक शब्द है शासन, और उसमें क्या बना दिया, अनुधन शासन, मिला के लिखा तो क्या बना, अनुशासन। तो शासन था लेकिन अनुशासन, तो इसमें नई विशेषता पैदा कर दी। शासन में अनुपसर्ग ने जुड़कर नई विशेषता पैदा कर दी, बल में प्रउपसर्ग जोड़ के नई विशेषता पैदा कर दी। तो ये क्या है, विशेष बल देने का काम करता है, अपना प्रभाव बनाता है। इसलिए ये सबसे पहली विशेषता हुई कि शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे योग शब्द लिखा मैंने, योग, और योग में उपसर्ग जोड़ दिया प्र, तो योग में प्र जोड़ के क्या बना दिया, प्रयोग, मतलब विशेष योग है इसका। तो प्रधन योग प्रयोग हो गया, बल में प्र जोड़ा प्रबल हो गया, शासन में अनुशासन हो गया। तो इसमें नई विशेषता पैदा कर दी। इसी प्रकार और समझिए, जैसे कर्म, और कर्म में उपसर्ग जोड़ दिया कु धन कर्म। जैसे कुकर्म है वैसे ही सुकर्म भी होता है। अब देखो, कर्म की विशेषता बताई जा रही है, सुधन कर्म क्या हो जाएगा, सुकर्म। सुकर्म मतलब कर्म तो है, लेकिन कर्म में नई विशेषता पैदा कर दी, अच्छा कर्म। सुकर्म, सुष्टु है जो कर्म, अच्छा है जो कर्म। तो ये जो सबसे पहली विशेषता है, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। तो जो इसकी विशेषता होती है वो 3 होती है, जिसमें सबसे पहली विशेषता क्या है, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। दूसरी है शब्द के अर्थ को उलट देना। इसकी दूसरी विशेषता क्या होती है,
दूसरी विशेषता होती है शब्द के अर्थ को उलट देना। शब्द के अर्थ को उलट देना। दूसरी विशेषता है कि ये शब्द के अर्थ को ही उलट देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। पहली विशेषता, दूसरा शब्द के अर्थ को ही उल्टा कर देते हैं, बदल देते हैं, इसलिए इसकी ये दूसरी विशेषता है। जैसे समझना, जैसे मैंने कहा सत्य, और सत्य में क्या जोड़ दिया? ए उपसर्ग, ए धन सत्य, मिला के लिखा तो क्या बना? असत्य। और असत्य का मतलब क्या होगा? सत्य नहीं। असत्य का अर्थ क्या होगा? सत्य नहीं। तो इसने जो सत्य का अर्थ था वो उल्टा कर दिया। असत्य मतलब सत्य नहीं। आगे समझो, जैसे मैंने यहां लिखा यस, और यस में उपसर्ग क्या जोड़ दिया? अप धन यस, मिला के लिखा तो क्या हो गया? अपयस हो गया। अब इसने यस के अर्थ को ही बदल दिया। यस ने यस के अर्थ को ही बदल दिया अपने। यस अपयस मतलब यस नहीं, बुरा यस। तो कीर्ति, जैसे समझो, जैसे कीर्ति, यहां लिख दिया मैंने कीर्ति, और कीर्ति में अप उपसर्ग जोड़ दिया, अप धन कीर्ति, मिला के लिखा तो क्या हो गया? अपकीर्ति। कीर्ति का क्या हो गया? अपकीर्ति हो गया। इसी प्रकार देखिए, इच्छा अपेक्षा, कार अपकार, तो जो अर्थ को ही बदल दे, उसके पूरे अर्थ को ही विपरीत कर दे, ये भी इसकी क्या होती है? उपसर्ग की दूसरी विशेषता होती है। तो देखो, जैसे सत्य असत्य, यश अपयश, कीर्ति अपकीर्ति, और समझिए जैसे ए उपसर्ग जोड़ दिया, ए धन कारण। अब कारण किसी वजह और अकारण बिना वजह, तो इसके अर्थ को उल्टा कर दिया। कारण अकारण, कारण किसी वजह से, अकारण बिना किसी वजह के। तो यहां पर ये जो उपसर्ग हैं, ये जो शब्दांश हैं, किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर इसके अर्थ को ही उल्टा कर रहे हैं। तो दूसरी विशेषता क्या हुई इसकी? शब्द के अर्थ को उलट देना। शब्द के अर्थ को उलट देना इसकी कौन सी विशेषता होती है? दूसरी विशेषता होती है। अब इसकी जो तीसरी विशेषता होती है वो क्या होती है? तीसरी विशेषता होती है कि शब्द के अर्थ में ज्यादा परिवर्तन ना करके उससे मिलता जुलता ही अर्थ का बोध कराना, उससे मिलते जुलते अर्थ का बोध कराना। तो तीसरी विशेषता क्या है? शब्द के अर्थ में ज्यादा परिवर्तन ना करके, शब्द के अर्थ में ज्यादा परिवर्तन ना करके उससे मिलता जुलता, उससे मिलते जुलते, उससे मिलते जुलते अर्थ का बोध कराना, उससे मिलते जुलते अर्थ का बोध कराना। अर्थ का बोध कराना। तो शब्द के अर्थ में ज्यादा परिवर्तन ना करके उससे मिलते जुलते अर्थ का बोध कराना। जैसे जैसे समझना, मैंने यहां लिखा, जैसे मैंने यहां उदाहरण लिख दिया, जैसे समझिए, वि धन शुद्ध,
मिला के लिखा तो क्या बना? विशुद्ध। अब ये शुद्ध और विशुद्ध में ज्यादा अंतर है क्या? शुद्ध विशेष शुद्ध है, शुद्ध विशुद्ध। तो ये शुद्ध और विशुद्ध ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों मिलते जुलते से। ध्यान रखना जो वि उपसर्ग होता है दोनों अर्थों में आता है। एक तो विपरीत के अर्थ में भी आता है, विशेष या भिन्न के अर्थ में भी आता है। तो देखो, एक तो विपरीत के अर्थ में, एक विशेष के अर्थ में। अच्छे के लिए भी आता है, बुरे के लिए भी आता है। जैसे शुद्ध विशुद्ध, तो विशुद्ध मतलब होता है विशेष शुद्ध, तो शुद्ध से मिलता जुलता विशेष शुद्ध है। जैसे मैंने आपसे कहा परिधन क्रमण, तो ये क्रमण से मिलता जुलता ही है परिक्रमण। क्रमण परिक्रमण, घूमना, चारों ओर घूमना। तो इसके अर्थ में ज्यादा बदलाव ना किया, बल्कि इससे मिलता जुलता ही अर्थ दे दिया, इससे मिलते जुलते अर्थ का ही बोध करा दिया। तो इससे समान सा ही बोध करा रहा है। जैसे परिक्रमण होता है वैसे ही मैंने लिख दिया परिधन भ्रमण। परिधन भ्रमण। अब भ्रमण परिभ्रमण दोनों समान से ही मिलते जुलते, तो ज्यादा अर्थ में परिवर्तन ना करके उससे मिलता जुलता अर्थ बोध कराना ही इसकी क्या होती है? विशेषता होती है। जैसे शासन सुशासन, शासन है अच्छा शासन है, तो उससे मिलता जुलता भी है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो तीसरी इसकी विशेषता है कि शब्द के अर्थ में ज्यादा परिवर्तन ना करके उससे मिलते जुलते अर्थ का बोध कराना, ये इसकी तीसरी विशेषता होती है। तो ये इसकी जो तीन मुख्य विशेषता होती है वो ये होती है। अब इसमें हम बात करेंगे उपसर्ग के भेदों के बारे में कि उपसर्ग के भेद कौन कौन से होते हैं, क्या क्या भेद होते हैं। तो ध्यान से समझना उपसर्ग के भेद। और उपसर्ग के जो भेद होते हैं वो तीन भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद होता है वो होते हैं सबसे पहले होते हैं तत्सम अथवा संस्कृत भाषा के उपसर्ग। सबसे पहला भेद कौन सा है? तत्सम अथवा संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग। दूसरा भेद होता है तद्भव अथवा हिंदी भाषा के उपसर्ग। तत्सम अथवा संस्कृत भाषा के उपसर्ग, तद्भव अथवा हिंदी भाषा के उपसर्ग। और जो तीसरा भेद है वो कौन सा होता है? विदेशज अथवा विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो देखिए उपसर्ग के जो भेद होते हैं वो तीन भेद होते हैं। तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग। हिंदी भाषा में जो उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं वो किस किस भाषा के प्रयोग किए जाते हैं? तो तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग भी हिंदी में प्रयोग होते हैं। तद्भव अथवा हिंदी भाषा के उपसर्ग इसमें प्रयोग होते हैं। और विदेशज अथवा विदेशी भाषा के उपसर्ग भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो तीन भाषाओं के अथवा हम कह सकते हैं अलग अलग भाषाओं के उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखो मूल रूप से जो तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 22 मुख्य रूप से इसके भेद होते हैं। बाकी के हिंदी और विदेशी के भेद हम अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से कर लेते हैं, इनका कोई निश्चित नहीं होता। कुछ विद्वान 12 कुछ 10 इनके भी बता देते हैं तद्भव या हिंदी के और
विदेशी के। लेकिन ध्यान रखना, इस बात का विषय ध्यान रखना, निश्चित नहीं कह सकते, इनका निश्चित नहीं बताया जा सकता, ये बात विषय ध्यान रखना। संस्कृत के 22 निश्चित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम अथवा संस्कृत भाषा के उपसर्गों की। सबसे पहले हम बात करेंगे, वो किसकी करेंगे? तत्सम अथवा संस्कृत भाषा के उपसर्ग। तत्सम अथवा संस्कृत भाषा के उपसर्ग, समझना इसको। तत्सम अथवा संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग होते हैं वो कौन से उपसर्ग होते हैं? कौन कौन से उपसर्ग हैं? अब इनको रटना बहुत मुश्किल है। इनकी संख्या कितनी होती है? 22। ये कितने होते हैं? 22 होते हैं। अब 22 कौन कौन से होते हैं, ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब इनको आप रटोगे तो रटा हुआ तो ज्यादा समय तक याद नहीं रहेगा। आप इनको रटने की कोशिश करोगे तो थोड़े दिन बाद इनको आप भूल जाओगे। तो आपको रटना नहीं है, एक भी उपसर्ग रटना नहीं है, ध्यान से समझना है। और इनको ध्यान से समझोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा यहीं इस बोर्ड पर। तो आपको कुछ भी लिखना नहीं, पूरा ध्यान देना है समझने पर। और समझोगे तो आपको एक बार में ही तत्सम या संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग समझ आ जाएंगे। ध्यान देना कि जो 22 उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। इनकी संख्या कितनी है? 22 होती है। 22 कैसे कैसे होती है ये समझना ध्यान से। देखो, सबसे पहले हम इसको कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। इसको कितने भागों में बांट देंगे? 3 भागों में। 3 भागों में कैसे बांटेंगे? सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया 1, 2 और 3। सबसे पहले मैंने इसको क्या लिखा? 1, 2 और 3। तो इस 22 को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। 3 भागों में कैसे बांटा? 1, 2, 3। अब इसमें 8 आता है एक बार, इसलिए यहां 1 लिख दिया। 4 आते हैं 2 बार, इसलिए यहां मैंने 2 लिख दिया। और 2 आते हैं 3 बार, इसलिए मैंने यहां 3 लिख दिया। 8 एक बार आया तो 1 लिख दिया, 4 2 बार आए तो 2 लिख दिया, 2 3 बार आए तो यहां मैंने 3 लिख दिया। तो इस 22 को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। इनका कुल करोगे तो 22 होगा। 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20 और 20 और 2 22। तो हमने इसको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कैसे कैसे बांटा ये बात समझ आ गई। अब समझना, 8 जो उपसर्ग होते हैं वो कौन से होते हैं? 8 उपसर्ग होते हैं आ वाले। आ वाले कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं इस बात का ध्यान रखना। 8 जो उपसर्ग होते हैं वो अ वाले होते हैं, अर्थात उनके प्रारंभ में अ आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब कौन कौन से होंगे ये कैसे पता लगाओगे? तो देखो, 3 तो होते हैं तय वर्ग के, 3 होते हैं पै वर्ग के। अब ए तो सब में कॉमन आएगा, जाहिर सी बात है, ए तो सब में कॉमन आएगा। इसके बाद के जो शब्द वर्ण हैं उनके बाद के वर्णों की बात हो रही है। तो 3 तय वर्ग के होंगे, 3 पै वर्ग के। जब 3 3 बराबर हो जाते हैं तो हम फिर क्या कहते हैं कि 3 तुम हो गए, 3 हम हो गए। अब क्या कहेंगे कि 3 तो तुम हो गए, 3 हम हो गए। अब तो 3 तवर्ग के, 3 पै वर्ग के जब 3 3 बराबर हो जाएंगे तो अवा करेंगे। तो कैसे? ए वाले जो 8 हैं उनमें 3 तवर्ग के कौन कौन से होंगे? ए तो कॉमन है, तय वर्ग में क्या आते हैं? तय, थ, द, ध। तो अति, अधि और अनु, तय थे द द ने। ए तो इनमें कॉमन है सब में, पहले ही कह दी ये बात। बाद के वर्ण की बात हो रही है तो तय, ध और ने,
तीनों तय वर्ग के, तय थे तय थे ने। तीन किसके होंगे? पै वर्ग के। तो तीन पै वर्ग के कौन कौन से होंगे? अप, अपी और अभी। अप, अपी और अभी। तो पै फै बै भै में, तो पै और भै पै वर्ग के आ गए तीन, तीन तवर्ग के हो गए, तीन पवर्ग के हो गए। और जब तीन तीन बराबर हो जाएंगे तो फिर क्या कहेंगे हम? अवा। तो ये ए वाले कितने हो गए? 8। 8 किसके हैं? ए वाले हैं। ए के बाद में अब यहां क्या आएगा? ए के बाद में यहां आएगा पै। ए के बाद में यहां क्या आएगा? पै। और पै वाले कौन कौन से होंगे? प्रति, परा, परी। तो पै वाले कितने हो गए? 4 हो गए। ए वाले कितने थे? 8। पै वाले कितने हो गए? 4। अब फिर क्या आ रहा है इसके बाद में? फिर इसके बाद में 4 आ रहा है, और फिर 4 आ रहा है। तो इसमें क्या क्या आएंगे? 4 इसमें प्रयोग होंगे। वो कौन कौन से होंगे? निर, निस, निर, निस, दुर, दुस। निर और निस, दुर और दुस। 4 पै वाले हो गए। 4 कौन कौन से हो गए? निर और निस, दुर और दुस हो गए। तो 8 ये हो गए, 4 4 ये हो गए। अब आएंगे 2 2 वाले। तो 2 2 वालों में सबसे पहले आएंगे कौन से? ऊ वाले। 2 2 वालों में सबसे पहले कौन से आएंगे? ऊ वाले। और ऊ वाले कौन कौन से होते हैं? उद और उप। ऊ वाले कौन से होंगे? उद और उप। ध्यान रखना, उपसर्ग में उद आएगा। संधि में उत और उद दोनों प्रयोग होते हैं, उपसर्ग में उद आएगा, क्योंकि ये तत्सम या संस्कृत का होता है। तो उद और उप। 2 कौन से होंगे? 2 जहां होंगे वो कौन से होंगे? सै वाले। 2 कौन से होंगे? सै वाले। और सै वाले कौन कौन से होते हैं? सु और सम। सु और सम। बाकी 2 रह जाएं वो कौन से होंगे? बाकी के जो 2 रहेंगे वो कौन से हो जाएंगे? इनका भी ध्यान रखना है। तो बाकी जो 2 होते हैं वो कौन से होते हैं? उनको भी ध्यान से समझना है। तो यहां कौन कौन से आ गए? एक तो सु आ गया था और एक आ गया था सम। बाकी 2 रहेंगे वो हो जाते हैं नी और वी। 2 जो बाकी रहेंगे वो कौन से रह जाते हैं? वो रह जाते हैं नी और वी। तो ये 22 उपसर्ग हैं। कैसे कैसे हैं ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप इनको रटोगे नहीं, ऐसे ही मैंने जैसा समझाया है वैसे समझोगे। अब इनका अर्थ नहीं पूछा जाता, उपसर्ग कौन सा है ये पूछा जाता है। हालांकि हम इसके अर्थ के साथ साथ उदाहरणों को भी पढ़ेंगे कि इसका उदाहरण क्या है। एक शब्द मतलब एक उपसर्ग होगा, एक उपसर्ग उसके फिर अर्थ क्या होगा, फिर उसके अर्थ से संबंधित उदाहरण खूब सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो 22 उपसर्ग होते हैं वो 22 उपसर्ग होते कौन कौन से हैं। तो यहां मैंने आपको 22 उपसर्ग लिखे, तो एक बार दोबारा समझना बहुत ध्यान से, आपको याद हो जाएगा स्थायी हमेशा के लिए। आपने खूब कोशिश करी होगी बचपन में प्रा, प्रा, प्री, प्रू रटने की, लेकिन रटे नहीं गए, भूल जाते हैं। ऐसे आप समझोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो 22 को कितने भागों में बांटा हमने? 22 को कितने भागों में बांट दिया है? 22 को बांट दिया है 3 भागों में, 1 2 3। 8 कितनी बार आया? 1 बार। 4 कितनी बार आए? 2 बार। 2 कितनी बार आए? 3 बार। 8 कौन से होते हैं? ए वाले। 3 तवर्ग के, 3 पवर्ग के। जब 3 3 बराबर हो जाए तो अवा। तय वर्ग के कौन कौन से हैं? अति, अधि, अनु। पै वर्ग के हैं अप, अपी, अभी। जब 3 3 बराबर हो गए तो अवा। 4 होते हैं पै वाले प्र, प्रति, परा, परी।
चार होते हैं निर और निस, दुर और दुस, दो होते हैं उ वाले उद और उप, दो होते हैं स वाले सु और सम, दो जो बाकी रह जाएं वो होते हैं नी और वी। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। अब इनको एक एक से हम विस्तार से समझेंगे। अब एक एक से इसको विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वो किसकी करेंगे? अति की। और अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक होता है। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे समझना, अति धन अंत अत्यंत, अति धन अल्प अत्यल्प, अति धन आवश्यक अत्यावश्यक, तो इनमें कौन सा उपसर्ग आ रहा है? अति। अब देखो, उपसर्गों की कुछ विशेषताएं और होती हैं जो आपको विशेष ध्यान रखनी है, जिसे हम नोट लगा के लिखेंगे। सबसे पहली बात, ये शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। इनका खुद का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो इनका अर्थ प्रभावी होता है। तो ये पहली विशेषता इनकी, ये शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। इनमें संधि नियम लागू होता है, लागू रहे ये आवश्यक नहीं होता। ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके अर्थ को पूर्ण रूप से प्रभावित कर देते हैं। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो ध्यान रखना इस बात का। तो देखो, अति का अर्थ होता है अधिक, तो अत्यंत, अत्यल्प, अत्यावश्यक, अत्यधिक, अधिक से भी अधिक, अत्यधिक, तो यहां क्या हो जाएगा? अत्यधिक। तो इन सभी में कौन सा है? अति उपसर्ग है। और अति का अर्थ क्या होता है? अधिक होता है। तो सबसे पहले हमने लिखा अति, तयवर्ग के पहले। अति के बाद में जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है? अधि। और अधि का अर्थ क्या होता है? प्रधान, श्रेष्ठ या ऊपर। प्रधान, श्रेष्ठ या ऊपर। प्रधान, श्रेष्ठ या ऊपर होता है। जैसे समझना, जैसे मैंने यहां लिखा अध्यक्ष, तो अधिधनक्ष क्या होगा? अध्यक्ष होगा। और अध्यक्ष कौन होता है? जो सबसे ऊपर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। तो अध्यक्ष। आगे समझो, अध्ययन, अधिधनायन क्या होगा? अध्ययन होता है। अधिकार, अब अधिकार वही तो कर सकता है जो प्रभावशाली होगा। अधिकार, तो यहां कौन सा उपसर्ग आ रहा है? अधि उपसर्ग आ रहा है। और अधि का अर्थ क्या होता है? प्रधान, श्रेष्ठ या ऊपर। इसी प्रकार एक आपने सुना होगा आदित्य का, सुनते हो नहीं सुनते? आदित्य का। और आदित्य का क्या होती है? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। क्योंकि अधि का अर्थ होता है प्रधान, श्रेष्ठ या ऊपर। अधि का अर्थ क्या होता है? प्रधान, श्रेष्ठ या ऊपर। तो अत्यंत, अत्यल्प, अत्यावश्यक, अत्यधिक, ये अति के होते हैं। अधि के आते हैं अध्यक्ष, अध्ययन, अधिकार, आदित्य का। तो अति, अधि, इसके बाद तीसरा होता है अनु। तीसरा कौन सा है? अनु। और अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे अथवा सहायक। अनु का अर्थ होता है पीछे या सहायक। जैसे मान, अनुमान,
अनुधन है अन्वय, अनुधनेषण अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। अब खोज किसकी की जाएगी? कोई पिछली चीज की। तो अन्वेषण का अर्थ खोज होता है। अनुधनेशक अन्वेषक, अनुधनीक्षक अन्वीक्षक जांच करता। तो अति अधि अनु, इसके बाद में कौन सा आएगा? तीन तवर्ग के हो गए, अब पवर्ग के आएंगे। तीन पवर्ग के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आएगा इसमें पवर्ग वालों में अप। और अप का अर्थ क्या होता है? बुरा या विपरीत। बुरा या विपरीत होता है। जैसे अपयश, अपकार, अपकीर्ति, अपवाद, अपकार, उपकार भलाई, अपकार बुराई। तो अप का अर्थ क्या होता है? बुरा या विपरीत। तो यश अपयश, अपकार उपकार का उल्टा अपकार होता है, अपकीर्ति जिसकी कीर्ति कैसी हो? बुरी, अपवाद अपकार। तो पे वाला एक हो गया। इसके बाद में कौन सा आएगा? अप के बाद आता है अपी, और अप का अर्थ होता है भी, अपी। और अपी जो बोध कराता अर्थ का बोध कराता है भी के अर्थ का। अपी किसके अर्थ का बोध कराता है? भी के अर्थ का। तो अपी के देखो जो महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं वो ये फिक्स हैं, यही होते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा अपितु। अब अपितु का प्रयोग होता है ना केवल मोहन अपितु, अपि माने भी, तू माने दूसरा, दूसरा भी, वह भी। तो अपितु। इसी प्रकार अपिधान, अपिधान माने होता है ढक्कन। अपिधान माने क्या होता है? ढक्कन होता है। और अपिहित, अपिहित, अपिहित का मतलब होता है ढका हुआ। अपिहित का मतलब ढका हुआ। अपिधान माने ढक्कन, अपिहित माने ढका हुआ। तो अपि आगे आएगा अभि। अगला जो भेद है इसका वो कौन सा होता है? अभि। और अभि का मतलब होता है और या तरफ। अभि का और या तरफ। तो जैसे अभि का समझना उदाहरण, जैसे अभिमान, जो मान के ओर रहे, अभिमान। अभिधन मान क्या हो गया? अभिमान हो गया। अभिधन आस क्या हो गया? अभ्यास हो गया। अभिधन अस्त क्या हो जाएगा? अभ्यस्त हो जाएगा। अभिधन धारणा अभिधारणा हो जाएगा। अभिधन धारणा क्या हो जाएगा? अभिधारणा हो जाएगा। तो अभि का अर्थ होता है और या तरफ। अप, अपि, अभि। तो ये किसके हो गए? तीन तवर्ग के हो गए, तीन पवर्ग के हो गए। जब तीन तीन बराबर हो जाएं तो फिर क्या कहते हैं हम? अवा। अब इसका अगला होगा वो कौन सा होगा? सातवां है अव। सातवां होता है अव। और अव का मतलब क्या होता है? बुरा। अव माने होता है बुरा या बुराई। तो अव माने क्या होगा? बुरा या विपरीत ही होगा। बुरा या विपरीत बहुतों का अर्थ आता है, ध्यान रखना है। जैसे देखो अवमानना, अवमानना, मानना अवमानना, किसी की बुराई कर देना, अवमान ना कर देना, निरादर कर देना। अवधारणा,
अवकाश। देखो अब तो ये अवकाश जो शब्द है ये अच्छे और बुरे दोनों के लिए प्रयोग होने लग गया है, लेकिन प्राचीन समय में जब इसका प्रयोग किया जाने लगा था तो ये सिर्फ किसके लिए, बुरे समय के लिए, बुरी घटना घटने के लिए अवकाश होता था। तो अवकाश, आसमान होता है बुरा, अवकाश आगे समझो। तो अवमानना, अवधारणा, अवकाश, अवहेलना। अवहेलना मतलब विरोध कर देना या बुराई करना, अवहेलना करना, किसी कार्य का विरोध कर दिया, अवहेलना, उसने मेरी अवहेलना कर दी, तो अवहेलना। तो ये अव का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। अवहेलना, तो अवहेलना का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना अवहेलना कर दी उसने मेरी, तो अवहेलना। तो अवधारणा, अवहेलना, अवकाश, अवमानना, ये सब किसका बोध कराते हैं, बुरा या विपरीत। इसी प्रकार आ, और आ का अर्थ क्या होता है, तक। आ का अर्थ क्या होता है, तक होता है। जैसे आमरण, आमरण, आभरण, आकंठ, आजन्म, आमरण, आभरण, आकंठ, आजन्म, आपाद मस्तक। तो आबोध कराता है तक के अर्थ का। तो आमरण मरण तक, आभरण भरण तक, आजन्म जन्म रहने तक, आकंठ कंठ तक, आपाद मस्तक पैर से सिर तक। तो ये आबोध कर इसके अर्थ का कराता है तक। आजानु बाहु, जानु मान होता है घुटने, बाहु मान भुजा, घुटनों से भुजाओं तक। तो ये सब किसका बोध कराता है, तक के अर्थ का। तो आ गया। तो अब आ, तो ये कौन से हो गए अभी आ वाले। अब आ के बाद में 8 पूरे हो गए, अब आएंगे कौन से, पा वाले 4। तो उसमें सबसे पहला कौन सा है, प्र। और प्र का अर्थ क्या होता है, पहले। प्र का अर्थ क्या होता है, पहले। तो कैसे अर्थ देगा पहले का, ये जैसे हार प्रहार, तो हार से पहले प्रहार। योजन प्रयोजन, योजना से पहले। मान प्रमाण, मान प्रमाण। कार प्रकार, योग प्रयोग, दान प्रधान। तो ये सब किसके अर्थ का बोध करा रहे हैं, पहले का। प्रधान मतलब जिसको सबसे पहले गिना जाता हो। तो देखो धान शब्द है जैसे, अब धान शब्द का अर्थ क्या होता है, अन्न या चावल होता है। जब धान शब्द के साथ हम अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग करेंगे तो अर्थ भी अलग अलग आएगा। जैसे मैंने धान शब्द के साथ में प्र उपसर्ग जोड़ा तो यहां पर श्रेष्ठ का बोध करा रहा है। अन्न या चावल आया क्या, प्रधान श्रेष्ठ। जब धान शब्द के साथ वि उपसर्ग जोड़ा तो विधान हो गया। अब विधान का अर्थ क्या है, कानून। विधान शब्द का अर्थ कानून है और धान का अर्थ होता है अन्न या चावल। तो ये जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ के पूरे अर्थ को परिवर्तित कर रहे नहीं कर रहे। जैसे धान शब्द के साथ वी और अब उपसर्ग जोड़ दिए, व्यवधान मतलब रुकावट। धान शब्द में उप उपसर्ग जोड़ा तो बन गया उपधान। उपधान, अब उपधान का अर्थ तकिया होता है। धान शब्द में परि उपसर्ग जोड़ा बना परिधान। परिधान का अर्थ पहनावा या वस्त्र होता है। धान शब्द में हमने क्या जोड़ दिया, अपि। अब अपिधान का मतलब क्या होता है, ढक्कन होता है। तो यहां पर धान शब्द के साथ जब अलग अलग उपसर्ग जोड़े तो अलग अलग अर्थ का ही बोध हुआ। अपिधान, तो ध्यान रखना अपिधान एक परिधान, सॉरी अपिधान माने क्या होता है, अपिधान। अपिधान माने ढक्कन होता है और परिधान माने पहनावा या वस्त्र होता है। तो ध्यान रखना। तो दान शब्द के साथ जब अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग किया तो अर्थ भी अलग अलग आया। तो ये क्या काम करते हैं, जो उपसर्ग होते हैं किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके पूरे अर्थ को ही परिवर्तित कर देते हैं, पूरे अर्थ को ही प्रभावित कर देते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो आप देख रहे हो यहां पर हार शब्द का तो अर्थ क्या होता है,
पराजय, लेकिन यहां तो क्या बोध करा रहा है? प्रहार, आक्रमण का। दान शब्द का अर्थ तो अन्न या चावल होता है, ये तो बोध किसका करा रहा है? श्रेष्ठ का करा रहा है। तो ये पूरे अर्थ को ही प्रभावित कर देते हैं। तो 3 रूपों में इनमें परिवर्तन होता है, वो मैं लिखा चुका हूं। अब आगे समझो, प्र के बाद में क्या आएगा? प्रति। अगला कौन सा होता है? प्रति। और प्रति का मतलब क्या है? प्रत्येक। प्रति का अर्थ होता है हर या प्रत्येक। जैसे समझना, प्रतिक्षण। अब प्रतिक्षण का मतलब क्या है? प्रत्येक क्षण या हर क्षण। अब देखो, मैंने आपको एक बात और बताई थी अभी विशेषताओं में कि इनमें संधि नियम लागू होता है, लागू रहे यह आवश्यक नहीं। संधि नियम लग रहा है, नहीं लग रहा? जैसे मैंने आपसे कहा संधि नियम का उदाहरण, जैसे मैंने आपसे कहा अत्यंत, तो अति धन अंत अत्यंत यण संधि नियम लग रहा है। लेकिन मैंने यहां लिखा प्रतिक्षण, तो प्रतिक्षण में संधि का नियम लग रहा है क्या? नहीं, संयोग है। तो उपसर्गों में संधि नियम लागू होता है, लागू रहे यह आवश्यक नहीं। प्रत्ययों में संधि नियम लगता ही नहीं है, लेकिन उपसर्गों में लगता है, लेकिन लगे यह आवश्यक नहीं। तो प्रतिक्षण, मैंने कहा प्रतिपल, मैंने कहा प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब हर एक, प्रतिधन एक मतलब हर एक, प्रतिदिन, प्रत्याशा, हर आशा, आशा के बदले आशा, प्रत्याशा। तो प्रति का अर्थ होता है हर या प्रत्येक। तो जैसे मैंने कहा प्रत्याशा, अब इसमें संधि नियम नहीं लग रहा क्या? प्रतिधन आशा प्रत्याशा, यण संधि नियम लग रहा है। लेकिन इनमें लग रहा है क्या? प्रत्येक में संधि नियम लग रहा है, प्रतिधन एक प्रत्येक। तो संधि नियम लगता है, लागू रहे ये आवश्यक नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो प्रति। अगला कौन सा है? परा। और परा का अर्थ क्या होता है? विपरीत या उल्टा। बहुतों का आता है विपरीत और उल्टा। तो परा का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। अब देखो समझना, जैसे मैंने कहा जय, और जय का उल्टा पराजय हो जाएगा। मैंने कहा जय, और जय का उल्टा क्या होगा? पराजय। पराधन जय, पराजय। क्रम, और क्रम को बदल दे, उल्टा कर दे, वो पराक्रम। तो क्रम पराक्रम। भव, पराभव। अब देखो एक शब्द लिखा मैंने पराधीन, इससे बहुत पूछा जाता है पेपर में परा उपसर्ग वालों से। कारण है, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया पराधीन, अब इसका पूछ लेगा तो पराधीन में परा उपसर्ग नहीं है, पर धन अधीन होगा। क्या होगा इसका? पर धन अधीन। यह हिंदी भाषा का उपसर्ग होता है पर, जो दूसरे के अर्थ का बोध कराता है। तो पर धन अधीन, दूसरे के अधीन, तो यहां परा नहीं पर उपसर्ग है। तो इससे बहुत पूछा जाता है परा से, तो इसके ध्यान रखना है। तो पराजय, पराभव, पराक्रम, पराकाष्ठा। पराकाष्ठा। तो परा का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। तो प्रति, परा। अब इसके बाद में उपसर्ग है परि, और परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि, परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर होता है। देखो कैसे, जैसे परिक्रमा, परिक्रमण, परिक्रमा मतलब चारों ओर क्रम से घूमना, और परिक्रमण, परिधान। अब देखो परिधान को कहते हैं पहनावा या वस्त्र। अब ये वस्त्र भी शरीर के चारों ओर नहीं पहने जाते क्या? परिधान। पराक, परिक्रमा, परिक्रमण, परिधान,
आगे देखो, परियोजना, चारों ओर से जो हम योजना बनाते हैं वो क्या है? परियोजना। परिधन अवसान, चारों ओर से समाप्ति की ओर जाना, पर्यवसान। परिधन अवसान, पर्यवसान। कहते हैं ना, सूर्य पर्यवसान हो रहा है, डूब रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है। तो ये कौन से हो गए? परिवारिक। तो 4 हो गए किसके? पै के। तो पहले तो 8 लिखे थे हमने ए वाले, 4 हो गए पै वाले। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इसके आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।